हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से मैं वेलकम करना चाहता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 11th इकोनॉमिक्स का जो दो किताब है उसमें से एक किताब का पहला चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो जैसा कि आपको मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था, जो परिचय वाला जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आपको दो किताबें पढ़नी है, जिसमें जो पहला किताब है आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है। ये किताब थोड़ा सा जो है कि टेढ़ा है और लोग इसको ध्यान नहीं देता और क्वेश्चन आधा यहीं से आता है। जैसे 40 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन तो इसी किताब से आएगा। और दूसरा जो पार्ट है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दो किताब जो है उसमें से आज हम लोग पहला वाला का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये सबसे टेढ़ा किताब यही है, लेकिन सबसे आसान तरीके से उसको समझने का कोशिश करेंगे। और इसके बाद मैं अंत में सारे चैप्टर से मिला करके कुछ VVI क्वेश्चंस दे दूंगा और उसको पढ़ के जाने के बाद आपको कहीं से कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। स्टैटिस्टिक्स किताब का जो पहला चैप्टर है वो है परिचय, कि आखिर भाई स्टैटिस्टिक्स का तो नाम आपने कभी सुना नहीं है, तो इसके बारे में सबसे पहले परिचय जानना है कि क्या होता है स्टैटिस्टिक्स। इसका हिंदी सांख्यिकी होता है। तो एकदम आसान शब्दों में, एकदम सरल शब्दों में इसे समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा करके ही दम लूंगा। तो देखिए, बात ऐसा है कि सबसे पहले कुछ शब्द हमको जानने का जरूरत है यहाँ पे। अगर इसको नहीं जानेंगे तो फिर हमें काफी दिक्कत होगा। जैसे पहला जो शब्द है, सबसे पहला शब्द जिसको हमको जानना चाहिए वो है आर्थिक आंकड़ा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इकोनॉमिक डाटा। क्या होता है इकोनॉमिक डाटा? तो देखिए, एकदम आसान शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया का हर देश कोई ना कोई आर्थिक समस्या का सामना कर रहा है। आर्थिक समस्या मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा भूखमरी, आपने नाम सुना होगा गरीबी। ये सब जितने भी इस तरह की समस्याएं हैं सबको आर्थिक समस्या कहते हैं। और दुनिया का हर एक देश इस तरह के कोई ना कोई समस्या से जूझ रहा है। तो अब समस्या है कि ठीक है, समस्या का सामना तो कर रहा है, लेकिन इसका समाधान भी तो निकालना है। तो इस समस्या का समाधान यानी सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ आर्थिक तथ्य यानी कि इकोनॉमिक फैक्ट्स की जरूरत पड़ती है। और इस इकोनॉमिक्स फैक्ट्स की जो जरूरत पड़ती है, इसी फैक्ट को हम लोग आर्थिक आंकड़ा बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि भारत में बहुत सारे लोग गरीब हैं, और एक आदमी बोलता है कि भारत में 30% लोग गरीब हैं। ये जो 30% है एक फैक्ट है, और सरकार को इसी फैक्ट के सहायता से उसको कोई भी योजना लाने में काफ़ी सहायता मिलता है। जैसे उसको पता है कि हमारे देश में अगर 100 लोग हैं तो उसमें 30% लोग गरीब हैं, तो वो उसी हिसाब से किसी स्कीम को, किसी योजना को जारी करता है और गरीबों की मदद करता है। तो इसके लिए जो आर्थिक आंकड़ा जो होता है, इसको देख करके ही देश में किसी विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाता है, किसी स्कीम या किसी योजना, किसी नीति पॉलिसी को लाया जाता है। अब एक और नया शब्द आता है कि आखिर नीति यानी पॉलिसी क्या है। ध्यान से देखिएगा इसको, नीति यानी पॉलिसी। तो देखिए, बात ऐसा है कि हर एक देश में कुछ न कुछ अगर समस्या है तो वहाँ पे सरकार उसका समाधान करने के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है। तो अब इस समस्या का भी हमको समाधान करना है। तो इसको समाधान करने के लिए हम लोग कुछ कदम उठाते हैं, कुछ स्टेप्स उठाते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं नीति यानी कि पॉलिसी। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल भी मैंने काफ़ी आसान शब्दों में, जैसे भूखमरी आप जानते होंगे या गरीबी जानते होंगे। इसको खत्म करने के लिए सरकार कौन सी नीति लाती है? तो सरकार जो है कि सबको मुफ्त में राशन देती है। तो ये राशन देना जो है कि BPL APL आपने नाम सुना होगा, BPL कार्ड बना करके, और कुछ इस तरह का पॉलिसी नीति लाता है, खाद्य सुरक्षा नियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। और इसी के द्वारा जो है कि गरीबों की सहायता करता है, इसी के द्वारा उनको राशन मुहैया कराती है। तो अगर समस्या है तो इसका समाधान भी होता है। तो इस तरह से ये दो शब्द आप जरूर जानिएगा। पहला नीति क्या होता है यानी पॉलिसी, और दूसरा शब्द जो है आपका ये इकोनॉमिक डाटा यानी कि आर्थिक आंकड़ा। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ लिखा हुआ है कि समस्या को भाई समाधान करने के लिए हमें फैक्ट तो जानना होगा कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग जो है कि गरीबी रेखा, ये सब जानिएगा तो आप उसका समाधान आसानी से कर सकते हैं। तो इसी फैक्ट को, इसी तथ्य को हम लोग जो है कि आर्थिक आंकड़ा बोलते हैं। तो ये कुछ शब्द है जिसका प्रयोग यहाँ पे होगा। सांख्यिकी क्या है? जो किताब है आपका पहला, उसका नाम है सांख्यिकी, बोले तो स्टैटिस्टिक्स। अब इसका क्या मतलब है? तो चलिए हम लोग आसान शब्दों में, एकदम आसान शब्दों में इसे समझने का कोशिश करेंगे कि भाई सांख्यिकी है क्या, और भाई इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, बात ऐसा है कि सांख्यिकी अगर आपको एक शब्दों में बताया जाए तो सांख्यिकी का मतलब होता है
देखिए सांख्यिकी का मतलब क्या होता है, एकदम आसान शब्दों में इसे जानने का कोशिश करेंगे कि जो आर्थिक आंकड़ा, ध्यान से देखिएगा, जो भी आर्थिक आंकड़ा हम लोग कलेक्ट करते हैं, जो भी आर्थिक आंकड़ा जो होता है, इसकी सहायता से सरकार गरीबों की या अन्य लोगों की मदद करता है, जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। तो इन्हीं आंकड़ों को एक जगह जमा करना, ध्यान से इसको समझिएगा, इन्हीं आंकड़ों को एक जगह कलेक्ट करना, यानी कि एक जगह संग्रह करना और बाद में इसका अध्ययन करना। ये जो इकोनॉमिक डाटा है, जो आर्थिक आंकड़ा है, तो सरकार इसको क्या करता है, एक जगह पहले कलेक्ट करता है कि भाई भारत में कितने लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, या भारत में कितने लोग हैं जो कि ठीक से अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो इस तरह का जो डाटा है उसको सरकार एक जगह कलेक्ट करता है। इसके बाद वह इसका एनालिसिस करता है। एनालिसिस माने विश्लेषण, विश्लेषण बोले तो वह ठीक से इसका अध्ययन करता है कि भाई हमें किस तरह से पॉलिसी या किस तरह से नीति बनाने चाहिए कि हमारे देश में जितने भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं, इलाज नहीं करा पा रहे हैं या बिन खायस हो रहे हैं, तो भाई उसके लिए हमको कुछ उपाय करना होगा। तो पहले उन लोग के बारे में तो पता कर लें कि आखिर वे लोग की संख्या कितनी है। तो याद रखिएगा, इकोनॉमिक डाटा यानी कि आर्थिक आंकड़ों को एक जगह संग्रह करना और फिर बाद में इसका एनालिसिस यानी कि विश्लेषण, यानी कि साधारण शब्द में बोले तो अध्ययन करना, और उसी के हिसाब से जो है कि नीति हम लोग बनाते हैं। तो इसका संग्रह और इसका अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं सांख्यिकी। नोट्स को भी लेकर के बैठिएगा और इसको नोट्स भी करते चलिएगा। तो इस तरह से मैंने आसान शब्दों में कोशिश किया कि भाई आपको बता दिया जाए कि स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी क्या होता है, आर्थिक आंकड़ों का संग्रह और साथ ही साथ इसका एनालिसिस बोले तो अध्ययन या विश्लेषण करना, यही कहलाता है सांख्यिकी। तो अब समस्या आता है कि भाई ठीक है, यहाँ तक तो सही है, आर्थिक आंकड़ों का संग्रह करेंगे, फिर उसका ठीक से अध्ययन करेंगे और उसके बाद नीति बनाएंगे ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो अब समस्या है कि भाई आर्थिक आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, ये भी एक समस्या आता है। तो इसको भी चलिए जानते हैं, इस पे सवाल अक्सर पूछा जाता है जिसको छोड़ना नहीं है। देखिए बात ऐसा है कि आर्थिक जो आंकड़े होते हैं वह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ध्यान से इसको समझिएगा, आर्थिक आंकड़े जो होते हैं वह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन है दो प्रकार, चलिए इसको भी समझते हैं। तो याद रखिएगा, पहला जो प्रकार है इसका क्वांटिटेटिव डाटा, बोले तो मात्रात्मक आंकड़ा, और दूसरा क्या है क्वालिटेटिव डाटा, मतलब गुणात्मक आंकड़ा। देखिए दोनों को आसान तरीके से समझेंगे, कोई टफ काम नहीं है। देखिए इसमें नाम से ही क्लियर है। मात्रात्मक का मतलब क्या होता है, मात्रा बताना, बोले तो किसी चीज का क्वांटिटी बताना। तो हम अक्सर कई बार इस तरह से न्यूज में सुनते हैं, जैसे कि मान लीजिए भारत देश में जो चावल का उत्पादन, जैसे चावल पूरे भारत देश में जो उत्पादन होता है वो कई मिलियन टन होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम लोग कि भारत देश में जो 2020 में चावल का उत्पादन था वह मान लीजिए 100 मिलियन टन था, 100 मिलियन टन। अब क्या हुआ कि 2022 में यह जो चावल का उत्पादन है वह बढ़कर हो गया कितना, 200 मिलियन टन। यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एक संख्या के आधार पे, मात्रा के आधार पे बात कर रहे हैं, अपने देश के अर्थव्यवस्था का ही बात कर रहे हैं, लेकिन संख्या का प्रयोग करके, संख्या का यूज कर रहे हैं, मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं। 100 मिलियन टन, 200 मिलियन टन। तो इस प्रकार का जो भी डाटा होगा उसको हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक डाटा, मतलब जिसमें हम लोग मात्रा का प्रयोग करें, जिसमें हम लोग ये मात्रा संख्या का प्रयोग करें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रात्मक डाटा या फिर बोलते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। तो अब सवाल आता है कि क्वालिटेटिव डाटा क्या होता है। तो देखिए क्वालिटेटिव डाटा जो कि गुण यानी कि क्वालिटी का बात करें, भाई क्वालिटी क्या होता है, जैसे इसका भी एक एग्जाम्पल लेकर के ही हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेकर के अगर समझे तो जैसे आपने सुना होगा कि भाई जितने भी गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग को अच्छे क्वालिटी का भोजन और अच्छे क्वालिटी का इलाज नहीं मिल पाता है। इसमें हम लोग किस चीज़ का बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई उन लोग को जो भी सुविधा मिल रहा है उसका क्वालिटी क्या है। गरीबों को जो भोजन मिल रहा है क्या वो अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है, या फिर उनको जो इलाज मिल रहा है क्या वो अच्छे क्वालिटी का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से जब हम क्वालिटी का बात करें और इस तरह से एक डाटा बनाए, एक आंकड़ा बनाए, तो उस तरह के आंकड़े को बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा, बोले तो गुणात्मक आंकड़ा। इसको ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा, क्योंकि सरकार जब तक डाटा नहीं बनाएगी
तब तक कोई भी योजना आप तक नहीं। इस तरह से मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वह किस भाषा से संबंधित है। ये तो गणित जैसा लग रहा है, लेकिन इसका प्रयोग हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में कर रहे हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। और आपको ये भी बता देना चाहूँगा कि यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड के हों या फिर जैक बोर्ड के हों या किसी भी स्टेट्स बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड के हों, या से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल बनता है। आप देख सकते हैं कि जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, वो वास्तव में ये सच बात है कि गणित का ही एक शाखा है, गणित का ही एक ब्रांच है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग बहुत सारे विषयों में किया जाता है। अब सवाल आता है किस किस विषयों में हो सकता है। तो इकोनॉमिक्स तो आपको पता ही है क्योंकि आप खुद अभी इकोनॉमिक्स का पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ फिजिक्स में भी, अब आप सोचिए कि यार ये तो गजब चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी इसका यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का। फाइनेंस भी, ये सब विषय का नाम है, ये सब टेंशन में नहीं आना। ये सब कॉमर्स, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ये सब अलग चीज सब्जेक्ट होता है, तो साइंस के बच्चे इससे परेशान ना हो। और सोशोलॉजी, समाज शास्त्र इसको बोला जाता है, आर्ट्स का सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान, बहुत सारे तरह के विषय होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, मैनेजमेंट, मतलब हर एक तरह के भाषा में, हर एक तरह के सब्जेक्ट में स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग होता है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते समय भी देखे होंगे कई तरह के टेबल बनाया जाता है, जिसमें कई तरह के आयन का मोलर कंडक्टिविटी दे देगा, या कभी कभी क्या होता है कि अपवर्तनांक जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग पदार्थ का दिया होता है टेबल बना करके, तो वो सब सांख्यिकी के अंतर्गत ही आता है। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि जो स्टैटिस्टिक्स है, जो सांख्यिकी है, इसका प्रयोग केवल अर्थशास्त्र में ही नहीं बल्कि बहुत सारे विषयों में किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी क्या है और सांख्यिकी का प्रयोग किस किस विषय में किया जाता है। तो बहुत सारे विषय का लिस्ट यहाँ पे बना हुआ है, आप ये सब देख सकते हैं। और इसके बाद चलिए अंत में हम लोग ये जान लेते हैं कि भाई ठीक है, ये तो हमने जान लिया कि इसका प्रयोग किस किस विषय में किया जाता है, लेकिन अब जान लेते हैं कि सांख्यिकी हम लोग क्यों स्टडी करेंगे, इसका क्या महत्व है, इससे हमको क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए इसको भी फिनिश कर देते हैं। तो देखिए सांख्यिकी का क्या महत्व है, इसमें जो बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट मैंने आपको बताया है ताकि एग्जाम में आप आसानी से लिख सकें, या अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उसमें टिक मार सकें। तो देखिए इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला जो महत्व है कि किसी देश की आर्थिक समस्या को आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। भाई सामने एक टेबल में लिखा हुआ है कि इस देश के 60% लोग जो है गरीबी रेखा से ऊपर है, 40% लोग गरीबी रेखा से नीचे है। ये क्लियरली लिखा हुआ है, तो सरकार उसी तरह से अपना पॉलिसी नीति बनाएगा, उसी तरह से योजना बना करके, और जो गरीब लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने का काम करेगा। तो याद रखिएगा ये सांख्यिकी के ही प्रयोग से संभव होता है। अगर सरकार को पता ही नहीं है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, तो वो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए सबसे पहले हमें समस्या के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। और क्या कर सकता है, और यही कर सकता है कि भाई समस्या को जब आसानी से समझ गए तो समझने के बाद इसका समाधान भी आसानी से निकाल सकते हैं। और इसके साथ साथ जो सबसे खास कार्य करता है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, वो ये करता है कि हमें आने वाले समय में किस तरह की नीति अपनाने चाहिए ये भी बताता है। क्योंकि हम सांख्यिकी की मदद से ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले साल में हमारे देश का जनसंख्या कितना हो सकता है, आने वाले समय में बेरोजगारी कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, आने वाले समय में महंगाई कितना प्रतिशत बढ़ सकता है। तो इस तरह के अनुमान कई तरह के एक्सपर्ट लगाते हैं। वो अनुमान ऐसे ही नहीं लगा देते हैं, वो पहले सांख्यिकी को देखते हैं, पहले स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं, पहले डाटा को ठीक से स्टडी करते हैं कि भाई हर साल इसका ट्रेंड क्या रहा, और उसी के अनुसार वो अनुमान लगाते हैं कि भाई 2025 में भारत देश में बेरोजगारी इतना प्रतिशत हो जाएगा, या फिर भारत देश में 2025 तक ये भूखमरी या गरीबी का जो प्रतिशत है इतना हो जाएगा। तो इस तरह का अनुमान लगाने के लिए भी आपको सांख्यिकी और स्टैटिस्टिक्स, मतलब आने वाले समय में भविष्य की नीति को भी बनाने में सरकार को काफ़ी मदद करता है ये सांख्यिकी। तो इस तरह से सांख्यिकी जो ये पहला चैप्टर था आपका, ये परिचय था कि सांख्यिकी क्या होता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और बाकी इसका क्या महत्व है। तो ये मैंने काफ़ी आसान शब्दों में कोशिश किया आपको समझाने का, और इस तरह से आपका ये एक चैप्टर फिनिश होता है। और जब सारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको बहुत सारा VVI क्वेश्चन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, जो कि बोर्ड के साथ साथ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछेगा। तो इसी तरह से हम लोग एक एक करके धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे, और उसके बाद कवर करने के बाद
ये सिलेबस फिनिश करने के बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दे दूंगा और इसको पढ़ के आप जाकर आसानी से एग्जाम दे करके आ सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो आज एक चैप्टर फिनिश हुआ वो आपका सांख्यिकी किताब का है, जो कि 2 किताब है, सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस तरह से एक चैप्टर फिनिश होता है, तो आप इसको ठीक से पढ़ाई कीजिए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो एक कॉपी और एक कलम लेकर के ही बैठें और सारे पॉइंट्स को, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताया सबको नोट्स जरूर करें। तो इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।